हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए जो एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम आगे के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें हमने 1 सितंबर 2017 के 9 AM यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, हमने अप्रूव कर दिया था, यानी पहले उसकी वीडियो बना दी थी। तो मैं अब आपको सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। तो इसमें हम जीके और जीएस को सॉल्व करेंगे। इसमें जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन होगा उससे हम छोड़ते चलेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल रहे हैं, तो वो भी आप जाकर एमपी पुलिस एवं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इसके तहत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हमें पहला क्वेश्चन मिलता है, इसमें जो जीके का है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसमें यह पूछा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से निकलती है वह नदी कौन सी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जान के मिलती है। देखिए, इसका पहला ऑप्शन हमें देने दिया है, दूसरा क्षिप्रा, तीसरा चंबल और चौथा महानदी। तो इसका इसमें राइट आंसर माना है कि महानदी है जो मध्य प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र से निकलती है और ये उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है। तो ये एक संविधान का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि सबको रोजगार का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है। पहला है राज्य के निधिनिदेशक सिद्धांत के तत्व, औद्योगिक नीति, दूसरा तीसरा है मूलभूत अधिकारों के तहत और चौथा है श्रम संबंधी कानून के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उन्होंने माना है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन आता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी संविधान के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, उनके तहत सबको रोजगार का प्रावधान आता है। इसमें सबको समान रोजगार के अवसर भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जान के मिलती है। ठीक है, देखिए, पहली नर्मदा, दूसरी नेत्रवती, तीसरी ब्रह्मपुत्र, चौथी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, ब्रह्मपुत्र नदी माना है जो कि बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है, यानी तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। तो इसमें एक हिमनद के बारे में पूछा है। पहला गंगोत्री हिमनद, दूसरा सियाचिन हिमनद, तीसरा है आंगसी हिमनद, चौथा है कफीन हिमनद। तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, आंगसी हिमनद माना है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के का स्रोत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिल शाह वंश की मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना। निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यानी इसमें ये पूछा है कि जो आदिल शाह का मकबरा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला जुमा मस्जिद, दूसरा गोल गुम्बद, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा ताजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो गोल गुम्बद है उसे आदिल शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से जरूर करना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था। चेती, गरबा,
लावनी या स्तोभा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? लावनी है। यानी लावनी जो मराठाओं से ऊपर यानी मराठाओं के शासन में भी चला था। तो ये मालवा का व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला है, इसका राइट आंसर हुआ लावनी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है: माइका, मैग्नीज, हीरा है, तांबा। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में क्या मिलता है? तो इसमें ये पूछा है। जैसा कि सभी को पता है कि पन्ना में हीरे की खदान है। ठीक है, पन्ना में हीरा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर हुआ डायमंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे कब समाप्त किया गया था, इसमें ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1856, दूसरा 1858, तीसरा 1857, चौथा 1860। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1858 राइट आंसर माना है। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में समाप्त कर दिया गया था। तो ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है: पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष इसमें आंसर माना, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% किस राज्य में होता है? यानी भारत में रबर का उत्पादन होता है, तो 90% उत्पादन किस राज्य में होता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो इसका आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन में कर्नाटक दिया है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? केरल ने माना है। यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हुआ। यानी 90% रबड़ का उत्पादन केरल राज्य से होता है। ठीक है, भारत में। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था? नहीं, सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा था, ये पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा शौकत अली को, तीसरा अब्दुल गफ्फार खान को, चौथा मौलाना आज़ाद को। तो हम ये ऑप्शन दिए, तो इसमें से देखते हैं किसे कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। तो आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें यह पूछा है कि पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, भारतीय थी। पहला ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा नेल्ली सेनगुप्ता और चौथा एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। यानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम अगर आपको भी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, कंजूसी मत करना। और आपको कुछ डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 64वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया गया था? अनिल कपूर को, मनोज जोशी को, आमिर खान को या अक्षय कुमार को? तो ये 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया था। ठीक है, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हुआ। आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी प्रसंग गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और
वीणा वादक थे, यानी कैसे कह सकते हैं सभी में निपुण थे। तो कौन थे उनका नाम पूछा है। तो ये पहला वर्षा वर्मा, दूसरा दीपक चौसला, तीसरा है सलीम खान, चौथा है किशोर कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या है, किशोर कुमार, यानी किशोर कुमार सभी में निपुण थे। तो आपको याद रखना है ये खंडवा में जन्मे थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये पार्श्व गायक भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, अभिनेता भी थे और ये वीणा वादक भी थे। तो ये सभी आता था इनको, ठीक है। तो अच्छे याद रखना है, किशोर कुमार है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एनी बेसेंट से संबंधित थी, यानी एनी बेसेंट किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा है। पहला आर्य समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा है गदर पार्टी, चौथा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, इसमें ये पूछा है। देखिए पहला विदिशा, दूसरा सीधी, तीसरा धार, चौथा इंदौर। तो देखिए ओमकारेश्वर जो परियोजना है बहुउद्देशीय, उसका मेन स्थान नहीं दिया गया है, इसमें ये पूछा है परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये इसमें इंदौर माना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी इंदौर के पास में स्थित है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी वहाँ पे सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या पाई जाती है। तो ये पूछा है वो कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चौथा है सिक्किम। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश बताना है, तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को माना है, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना होगा। जैसा कि अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात हुई है, तो मैं आपको दिल्ली के बारे में बताता हूँ कि वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है। देखिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। इसके वर्तमान में जो उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है हर्षवर्धन द्वारा पराजित हुए थे, यानी हर्षवर्धन था, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा किससे पराजित किया गया था, इसमें ये पूछा गया है। देखिए पहला टेला, दूसरा जयसिंह, पहला है टेला द्वितीय, दूसरा है जयसिंह, तीसरा है पुलकेशन फर्स्ट और तीसरा है पुलकेशन द्वितीय। देखिए मैं आपको ऑप्शन को एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है टेला द्वितीय को पराजित किया था, दूसरा है जयसिंह को किया था, तीसरा है पुलकेशन प्रथम को किया था और चौथा है पुलकेशन द्वितीय को किया था। तो ये हर्षवर्धन ने इनमें से किसे पराजित किया था, ये पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर पुलकेशन द्वितीय, यानी हर्षवर्धन ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भारतीय थे अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे। तो इसमें ये पूछा है कि पहला ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, दूसरा आचार्य कृपलानी, तीसरा BK कृष्णा मेनन, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी और ये पहली भारतीय थी। तो इसका आपको आंसर फोर्थ वाला है, आपको ये याद रखना है, और ये पहली महिला भी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम सिर्फ GK और GS के और जो संविधान के क्वेश्चन आएंगे वो करते जा रहे हैं। देखिए देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। इसमें ये पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है
338 वो किससे संबंधित है? देखिए, पहला है ऑप्शन आपातकालीन प्रावधान है, दूसरा संशोधन प्रक्रिया है, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और चौथा है सूचना का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो 368 अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, 368 अनुच्छेद जो संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को छोड़ते चल रहे हैं, जो हम आपको बाद में कराएंगे। इसमें हम सिर्फ जी के लिए क्वेश्चनों को करते चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। और देखिए, हमारे आगे देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल रहे हैं। अगर आपको वो भी देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं इसमें, जो हमें आगे चल के मिलता है। देखिए, अभी भी यही चल रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, इसमें मैथ रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से इनकी भी तैयारी कर लेनी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमको, वनोन्मूलन से होती है, यानी वनोन्मूलन का यहाँ पे शुरुआत ये पूछा है कि वन पे जो उनकी किसकी वृद्धि होती है वनों से। ठीक है, तो देखते हैं, यानी वनों को काटने से, एक तरह से ये है वनों को काटने से किसकी वृद्धि होती है। यहाँ पे वन उन्मूलन से होती है। पहला, ऑक्सीजन में वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा नाइट्रोजन में वृद्धि, चौथा कार्बन डाई में कमी। देखिए, इसका राइट आंसर है कि अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो कार्बन डाई की वृद्धि होती जाएगी। तो इसमें यही आंसर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे यहाँ पे ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जो एक साइंस का क्वेश्चन था अभी हमने किया था, तो आपको याद रखना है कि वनों के उन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के गहनों पर जमा होने की एक पतली परत को कहा जाता है, यानी चांदी के जो गहने होते हैं उन पर जमा सोने की ये पतली परत को क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा। देखिए, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली परत को कहा जाता है। पहला ऑप्शन स्टार्लिंग चांदी, दूसरा रजत मंडित, तीसरा रोडियम लेपित और चौथा है स्वर्ण लेपित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे हम स्वर्ण लेपित कहते हैं। ठीक है, तो फूट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है। आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस खुले में रहने पर कड़वे हो जाते हैं, क्यों? यानी हम जो फलों को काट के छोड़ देते हैं कभी कभी, तो इसमें पूछा है खुले में जो रस होता है वो कड़वा क्यों हो जाता है। तो इसमें ये पूछा क्योंकि जो बंद फल होता है उसका रस कड़वा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी काट के छोड़ देते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। तो इसमें उसका कारण पूछा है। देखते हैं, पहला, उसमें एंजाइम मौजूद होते हैं। दूसरा, कमरे के तापमान पर रस का ऑक्सीजन होता है। तीसरा है, हवा में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। और चौथा है, किण्वन खमीर कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें से क्या कारण है कि ये कड़वे हो जाते हैं? तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या माना है? किण्वन खमीर कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी
हम जो फल को काट के रख देते हैं तो उसका किण्वन हो जाता है, उसमें खमीर की कोशिकाएं बन जाती हैं, तो उनके कारण उसका जो रस हो जाता है वो क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है तो उसे क्या कहती हैं? पहला वृत्ताकार, दूसरा अर्धवृत्ताकार, तीसरा है परवलयी और चौथा है उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। तो कौन से तरह की होती है, इसमें ये पूछा है, तो उन्होंने राइट आंसर माना है उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार होती है। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धारा प्रवाहित होने वाले तारे के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास सुई विचलन दर्शाती है। यहाँ प्रदर्शित विद्युतीय धारा का प्रभाव निम्न है। तो इसमें ये पूछा है, जो चुंबकीय सुई रखी रहती है, जो धारा प्रवाहित तारे के निकट वो विचलन दर्शाती है, वो किस कारण से दर्शाती है? विद्युतीय धारा का रासायनिक प्रभाव के कारण, विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण, तीसरा विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव। तो इसमें दिया है, देखिए इसमें क्या आंसर दिया है, तो विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत में धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये सुई विचलन प्रदर्शित करती है। तो आपको ये याद रखना होगा, इसका ये तीसरा वाला राइट आंसर होगा, विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव के कारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला सदीप के साथ आरंभ होती है। ये खाद्य श्रृंखला होती है वो किससे आरंभ होती है? पहला है नाइट्रोजन निर्धारितकरण, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है क्षय और चौथा है श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण के कारण खाद्य श्रृंखला सदैव आरंभ होती है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है और पौधों से खाना बनता है, उसी से ये शुरुआत हो जाती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? हमें ये कथन दिए गए, इसमें कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। पहला, नारियल का छिलका बृहद ऊतकों का बना होता है। दूसरा है, जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के बने होते हैं। तीसरा है, संश्लेषित पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। और चौथा है, कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रिन कहा जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर देखते हैं हम। कॉर्क की कोशिका में रसायन होता है जिसे लिग्रिन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ये माना है, यानी ये कथन सत्य है। ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हुआ, तो कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्रिन कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम पशुओं में उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। एम्फीबियन, दूसरा मत्स्य, तीसरा है ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का, चौथा है एनिलिड। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का होगा, जिस पशु में रक्त गुहा पाई जाती है इस समूह में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैबिज के काटने के कारण होता है, यानी अगर आपको रैबिज काट ले, मतलब रैबिज किसके काटने से होता है, एक तरह से ये बताया है इसमें। ठीक है, रैबिज एक बीमारी होती है। तो देखिए पहला है, सिर्फ कुत्ता काट ले तब होता है, सिर्फ बंदर काट ले तब होता है, सिर्फ बिल्ली के काटने से होता है, या उपरोक्त सभी के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के काटने से होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर इसमें रैबिज बीमारी अगर कुत्ता काटे, बंदर या बिल्ली कोई भी काट ले तो ये बीमारी आपको हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व X तथा निर्माणित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। पहला इसमें X कॉपर Cu है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर I और ऑक्साइड Cu2O है। ठीक है,
दूसरा कारण है इसमें एक्स कॉपर Cu है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर I है और ऑक्साइड CuO है। ठीक है। तीसरा है इसमें एक्स चांदी Ag है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक सिल्वर ऑक्साइड यानी AgO है। चौथा आता है एक्स लोह है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक फेरस ऑक्साइड यानी Fe है। तो इसमें क्या देखते हैं, ऑप्शन माना है इसका ऑप्शन है एक्स कॉपर Cu है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर I है। ठीक है, यानी ऑक्साइड CuO है। तो आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर कौन सा वाला होगा, दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा कि एक्स कॉपर Cu है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर I और ऑक्साइड CuO है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम देखिए एक सूटकेस में एक ऐसे ले जाना आसान होता है। एक बार पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है, सिर पर ले जाकर, हाथ में पकड़कर, उस पर रोलर्स स्थिर करके या ज़मीन पर घसीटकर किस तरह ले जाना आसान होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उस पर रोलर स्थिर करके, यानी रोलर स्थिर करके मतलब पहिए होते हैं उनको ज़मीन पर लगा के, क्योंकि वो घिसटते नहीं जाती हैं, यानी रखता हुआ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीसरा वाला इसका आंसर होगा उस पर रोलर्स, यानी रोलर्स पर पहिया है स्थिर करके। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं, यानी स्थल मंडल में क्या पाया जाता है, वायु, भूमि या मृदा, आकाश या जल निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूमि या मृदा। तो स्थल मंडल में भूमि और मृदा पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जड़ शीर्ष और प्रवाह शीर्ष की कोशिकाएं वियोजित कहलाती हैं क्योंकि वे जल और भोजन के प्रवाहकत्व में सहायता करती हैं। वे विभिन्न पौधे के भागों में अंतर करती हैं। तीसरा, वे पौधों को आधार प्रदान करती हैं। चौथा है वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित हो जाती हैं। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी जब जल बर्फ में बदल जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य ये पूछा है। इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है, ये गंध बदलता है, यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है, यह परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है। तो इसमें ये कथन है, उनमें से कौन सी कथन सत्य है ये बताया। देखिए पहला है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, दूसरे में सेकंड और थर्ड सही है, तीसरे में फर्स्ट और फोर्थ सही है और चौथे में केवल एक तथा दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 1, 3 और 4 ये सत्य हो जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा आता है, पहला वाला, उसकी अवस्था द्रव में ठोस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तीसरा वाला, यह स्वाद में परिवर्तित नहीं होता है और चौथा वाला परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से देखते हैं हम, निम्न जीवों में से किस में बाह्य निषेचन होता है, बिल्ली में, मेढक में, मुर्गी में या बकरी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेढक में, यानी मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी हमारी अब ये जो पेपर था सेकंड, उसके क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको उनमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।